नमस्कार दोस्तों, जहां से हम लोगों ने पिछली बार वीडियो छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था माइग्रेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रूरल इलाकों से अर्बन इलाकों की तरफ माइग्रेशन होता है बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर्स। जो रूरल इलाके हैं, जो हमारे गांव के इलाके हैं ना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार ने मनरेगा जैसे बहुत से प्रोग्राम चला रखे हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चला रखा है, बट उससे भी कुछ होता नहीं है। इसलिए इन लोगों को शहरों में जाके दिहाड़ी मजदूर की तरह, दिन के लेबरर्स की तरह काम करना पड़ता है। तो भाई, अगर हमारे देश में बात की जाए तो माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और खासकर पॉपुलेशन चेंज में भैया कौन सी जगह पे कितने लोग हैं, इस फैक्टर में माइग्रेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अभी की डेट में दोस्तों, हमारे देश की जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की जाती है तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखा जाता है कि भैया अर्बन इलाके में कितने लोग रहते हैं, रूरल इलाके में कितने लोग रहते हैं, उसमें से भी मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, सेक्स कंपोजिशन क्या है। तो भाई, पिछले कुछ सालों में बात की जाए या पिछले कुछ 20-30 सालों में बात की जाए तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है ना, इसके चलते बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग गांव के इलाके से सिटीज और शहर में रहने गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1951 में अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी? 17.29%। उसके बाद से आप देख रहे हो पॉपुलेशन तो बढ़ी ही बढ़ी है, साथ साथ अर्बन इलाके में रहने वाले लोगों का नंबर ही बढ़ा है। इट इज समवेयर नियर 31.8%। तो इससे आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर्स में अर्बन इलाके में रहने वाले लोग कितनी तेजी से बढ़े। फिर भैया, वो शहर जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा की आबादी है, 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2001 के सेंसस में ऐसे 35 शहर थे, 2011 के सेंसस में ऐसे 53 शहर निकल के आ रहे हैं। आगे बात करते हैं हम लोग एज कंपोजिशन की। एज कंपोजिशन क्या बोला जाता है कि भैया देश की जितनी टोटल आबादी है उसमें एक एज ग्रुप में कितने लोग हैं। अब यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके की एज ग्रुप की बात होती है। एक तो हो गए चिल्ड्रन, एक हो गए वर्किंग एज, एक हो गए ओल्ड एज। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक पर्सन की एज से उस पर्सन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चलता है। एक पर्सन की एज इस बात को डिसाइड करेगी कि वो, उसकी जरूरतें क्या क्या है, वो क्या क्या खरीदेगा और उसके परफॉर्म करने की कैपेसिटी क्या है। क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी वहां के लोगों के परफॉर्म करने की कैपेसिटी पे सीधे सीधे डिपेंडेंट होगी। तो चिल्ड्रंस की, फिर वर्किंग एज में जो लोग हैं और जो एजेड ग्रुप्स में जो लोग हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स, उनके सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। तो एक पॉपुलेशन के ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे इन अलग अलग एज ग्रुप्स का बहुत रोल प्ले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चिल्ड्रंस की बात की जाए, जो कि 15 साल से कम के हैं, ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं। इनको खाना, क्लॉथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको ये सब चीजें नहीं मिल पाती, उन्हें काफी सफर करना पड़ता है। बट खैर, उसकी बात यहां नहीं हो रही। 15 साल से कम के बच्चे, ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, चिल्ड्रन की कैटेगरी। वर्किंग एज होता है 15 से 59 ईयर्स। हमारी इकोनॉमी का जो भार है ना, वो इस तरीके के लोगों पे आता है। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी है। ये बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन को बनाते हैं। और फाइनली आते हैं एजेड, जो कि 59 ईयर्स से ज्यादा के हैं। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं बट ज्यादातर केसेस में रिटायर्ड हो जाते हैं। तो अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, सरकारी बैंक में, तो आप 60 साल की उम्र में नॉर्मल कर रिटायर्ड हो जाते हो। प्राइवेट में लोग काम करते रहते हैं। हालांकि प्राइवेट में जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक, 65-70 साल तक वो काम करते रहे। नॉर्मल अगर उनको भी 60 साल की उम्र में रिटायर कर ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 59 ईयर्स के ज्यादा के जो लोग हैं, ये भी टैलेंट है, ठीक है, टैलेंटेड है। हो सकता है ये लोग कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट ये रिक्रूटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होते। अब बिल्कुल ही प्रैक्टिकल टर्म्स में लोग हैं तो आप देख लीजिए, मुकेश अंबानी की उम्र 63 साल है भैया। इतने सबसे बड़े अमीर आदमी है, पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये चला रहे हैं। तो इनके ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है, बट ऑब्वियस बात है, हर कोई तो मुकेश अंबानी है नहीं। तो एक जनरल टर्म्स में बात की जाए तो 59 ईयर्स से ज्यादा के जो लोग हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, कुछ हद तक वो हमारी इकोनॉमी में एक रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है 15 साल से कम के और जो एजेड है 59 ईयर से ज्यादा के, वो डिपेंडेंसी रेशियो को डिसाइड करते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है दोस्तों? वो चिल्ड्रन जो कि 15 साल से कम की उम्र के हैं, वो एजेड पीपल जो कि 59 साल से ज्यादा की उम्र पे हैं,
इनके नंबर को आपने ऐड करके न्यूमरेटर में रखा और नीचे की तरफ उन लोगों को रखा जो 15 से 59 की एज ब्रैकेट में आते हैं। ये आपका क्या निकलेगा? डिपेंडेंसी रेशियो। ओके, ये आपका डिपेंडेंसी रेशियो निकालता है। इसके हिसाब से बहुत सारी स्टडीज होती हैं, बस अभी के लिए ये जान लीजिए डिपेंडेंसी रेशियो है क्या। फिर आ जाते हैं सेक्स रेशियो पर। सेक्स रेशियो बताता है कि हर 1000 मेल्स पे कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। ठीक है, और खासकर इंडिया जैसी ये जो कंट्री है, यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत मैटर करता है, क्योंकि सेक्स रेशियो एक बहुत जरूरी सोशल इंडिकेटर भी है। एक सोसाइटी में मेल्स और फीमेल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है या दोनों बराबर है, ये बहुत हद तक सेक्स रेशियो से पता चलता है। अक्सर अगर आप खबर पढ़ते हैं कि जो सेक्स रेशियो है हमारे देश में, वो कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा स्क्यूड है। अगर हम लोग बात करें सेंसस के हिसाब से, 1951 में सेक्स रेशियो था 946, फिर 941, 930, 934, 929, 933, 943। ये बहुत दुखद फैक्टर है दोस्तों कि 946 के बाद ये कम ही हो रहा है। 1971 तक कम हुआ, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर कम होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, अभी 943 पे। इसको कंसीडरेबल बढ़ना चाहिए। यानी कुल मिला के ये जो सेक्स रेशियो का एनालिसिस है, इससे हम बहुत आराम से ये बात कह सकते हैं कि ये सेक्स रेशियो हमको बता रहा है कि फीमेल्स के खिलाफ इंडिया में कितना डिस्क्रिमिनेशन है। जो हमारे देश के प्रोग्रेसिव राज्य जैसे कि केरला, वहां पे सेक्स रेशियो 1084 है, पुडुचेरी 1038, दिल्ली में केवल 866, हरियाणा जैसे स्टेट में केवल 877। तो ये हरियाणा जैसे स्टेट्स क्या बता रहे हैं, हालांकि दिल्ली का तो उससे भी कम है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, लेडीज के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये भैया मर्दानगी का इशू हो, बट इसके बहुत नुकसान है। अगर आप 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आगे आने का मौका ही नहीं दोगे, तो आप ना केवल कंट्री की डेवलपमेंट को रोक रहे हो, आप अपने घर के डेवलपमेंट को भी रोक रहे हो। अगर आपकी वाइफ, सिस्टर ये बाहर जाके नौकरियां करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसे कमाएंगे, उससे घर ही स्ट्रांग होगा। लेकिन इस तरीके की सोच नहीं होती आज की डेट में, इस तरीके की सोच नहीं होती। जो लेडीज हैं उनको एक हाउस कीपर की तरह देखा जाता है, उनको एक हाउस मेंबर की तरह देखा जाता है, घर के कामों के लिए देखा जाता है। जबकि इंडिया में ये चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो लेडीज है वो इतनी डायनामिक है कि वो नौकरी के साथ साथ घर को देखती हैं। आप देखिए दुनिया भर में बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लेडीज इस लेवल पे इन्वॉल्व। आप वेस्टर्न नेशंस में जाके देख लीजिए, वहां पे जो फेमिनिज्म का सिद्धांत है वो इस लेवल तक आगे बढ़ चुका है कि वो घर के किसी भी काम में उतना मेजर रोल प्ले नहीं करती। बट इंडिया की लेडीज अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि हाँ भाई, जॉब के बाद आके भी घर पे काम करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, जिसके लिए भी, भाई के लिए। तो ये केवल इंडिया में ही एक यूनिक फिनोमिना है। तो इसके चलते मतलब इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए। हालांकि लोगों को ये समझ में आ नहीं रहा है, ये चीज आपको सेक्स रेशियो से नजर आ रही है। आगे बात करते हैं लिटरेसी रेट की। देखिए लिटरेसी रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पॉपुलेशन की। अगर एक इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो इंटेलिजेंट डिसीजंस लेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तो एक देश टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करेगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा। वहीं पे अगर पढ़ने लिखने का रेट कम है तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट भी कम ही होगा। 2011 के सेंसस की जब हो रहा था उस समय पे लिटरेसी रेट को किस हिसाब से डिसाइड किया? एक इंसान जो 7 साल से बड़ा है, ठीक है, 7 साल या 7 साल से बड़ा है, वो या तो पढ़ सकता है या लिख सकता है किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको लिटरेट बोला जाएगा। लिटरेसी लेवल में हमारे यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, बट अभी भी लिटरेसी लेवल्स एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे नहीं है। सेंसस 2011 के हिसाब से जो लिटरेसी लेवल है इंडिया को है 73%, जिसमें से मेल्स में है ये 80.9% और फीमेल्स में केवल 64.6%। ये एक और प्रूफ है हमारे यहाँ पे जो लेडीज के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका। फिर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एक देश के लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, ये बात भी बताती है कि भैया उस देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है। तो अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑक्यूपेशंस को 3 मेन सेक्टर्स में बांटा जाता है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स के बारे में मैंने काफी कुछ आपको पहले बताया है। 2 सेक्टर्स मैंने आपको और बताया, क्वार्टरनरी सेक्टर और इक्विनरी सेक्टर। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको इन 2 सेक्टर्स के बारे में भी पता होगा। प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर्स में होता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं दोस्तों, पहले की वीडियोस देखिए। अब हर वीडियो में वही चीज बार बार बोलूंगा तो क्या मतलब है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क।
यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी से जो आउटपुट निकला उस आउटपुट को सेकेंडरी एक्टिविटी के इनपुट की तरह लगाया गया और फिर फाइनल गुड्स बनाया गया। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में एक जनरलाइज्ड केस में अगर फर्क बताऊं तो मैंने आपको बता दिया। और तीसरी होती है टर्शरी एक्टिविटीज, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आपकी कोचिंग सर्विसेज चलती हैं ये आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। ठीक है, किसी यूट्यूब चैनल वाले ने कल से आपको बोला कि नहीं भाई यूपीएससी कोचिंग के 2 लाख रुपए महीना तो पढ़ाऊंगा, तो वो क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया। ठीक है, वो बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ओके, अब एक कंट्री कितनी डेवलप्ड है और कितनी डेवलपिंग है ये इस बात से हम पता कर सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर डेवलप्ड नेशंस के जो लोग होंगे वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, वहीं पे जो डेवलपिंग कंट्री के जो लोग हैं होंगे वो प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो इंडिया में अगर देखा जाए 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर। हालांकि ये नंबर कहा जा रहा है कम आ गया है, लगभग 50% पे आ गया है, बट हमारे देश की जो मेजर फोर्स है, जो मेजर लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंडेंट है। अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करो तो 13% एंड अप्रोक्सीमेटली 20% आर engaged in secondary and tertiary sectors respectively। आप 20% देख के बोल सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर में मेजॉरिटी लेवल को मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल है। धीरे धीरे जो एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क है वो एग्रीकल्चर से निकल के यानी प्राइमरी सेक्टर से निकल के आपका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में केवल एग्रीकल्चर नहीं है, माइनिंग जैसी चीजें भी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो जो कोल माइंस में आपका एक मतलब बकेट लेके जो माइंस के अंदर घुस के लोग कोयला खींच के बाहर निकालते हैं वो बेसिकली आपके प्राइमरी सेक्टर के मेंबर्स हैं। तो धीरे धीरे एक ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टुवर्ड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, क्योंकि इंडिया में भी धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां निकल के आता है वो है हेल्थ। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन का। हेल्थ हमारे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। समय समय पे गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स निकाले हैं जिससे वो हेल्थ की कंडीशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। जो डेथ रेट है 1951 में 1000 लोगों में 25 लोग मरते थे, ये उस समय के डेथ रेट थे। 2011 में ये डेथ रेट आपके 1000 से 7.2 पे आ गए हैं। डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। डेथ रेट को मोर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, मतलब 1000 की आबादी में कितने लोग मरे एक साल में, इसको आप डेथ रेट बोल सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है, एक पर्सन जब किसी एक कंट्री में पैदा हुआ तो वो कितने साल अप्रोक्सीमेटली जिएगा, ये उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोला जाता है। 1951 में इंडिया में केवल 36.7% थी, मतलब इस हद तक अंग्रेजों ने हमको बर्बाद कर दिया कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। हालांकि 2012 तक ये इंप्रूव होकर ऑलमोस्ट 68 पे आ गई है, एग्जैक्टली 67.9। ये अभी और इंप्रूव हुई है थोड़ी सी। ये सब चीजें इंप्रूव कैसे हुई हैं दोस्तों, बहुत से फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं सब चीजों को इंप्रूव करने में। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हुआ, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो इंप्रूव हुआ है। इन्फेक्शियस डिजीजों को फैलने से हमने रोका है। मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ एलिमेंट्स को, बीमारियों को दूर करने में, उनको ट्रीट करने में। ओके, लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के बाद भी जो हमारी हेल्थ सिचुएशन है वो बहुत ही गंदी है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान जितनी भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां थी वो सबके सामने आ चुकी हैं। उसके बाद एक बार कोरोना पैंडेमिक को हटा भी दिया जाए तो जो पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन है हमारे देश में वो रिकमेंडेड लेवल से कम है। तो ऑब्वियस सी बात है माल न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, स्टंटिंग जैसी प्रॉब्लम होगी। और जब इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो एक इंसान हेल्दी नहीं होगा, और जब वो इंसान हेल्दी नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको बीमारियां जल्दी पकड़ सकती हैं। हमारे देश में लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। हमारे देश में लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन एम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं है, साफ सफाई नहीं है, जिसके चलते वो बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए एक एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत है जो कि सरकार लेके भी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एडोलेसेंट पॉपुलेशन पे ध्यान देने वाली बात है। वैसे तो देखिए दोस्तों बहुत जगह पे जो एडोलेसेंट है 14 से 18 साल की उम्र के लोगों को एडोलेसेंट माना गया है, बट यहां पे एक अलग ही फिगर है। इंडियन पॉपुलेशन में जो एडोलेसेंट है वो लगभग 1/5 बनाते हैं, यानी लगभग 20%। चूंकि एडोलेसेंट को 10 साल से 19 साल के एज ग्रुप में आने वाले बच्चों को
एडोलेसेंट बोला गया, तो ऑब्वियस बात है 14 से 18 और 10 से 19, तो अगर आप 10 से 19 के एज ग्रुप को कंसीडर कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है बहुत बड़ा एज ग्रुप हो गया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में आती है, और ये वो एज ग्रुप है जो हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एडोलेसेंट्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, ये चाइल्ड से एक फुल ग्रोन अप एडल्ट में अपने आप को ग्रो कर सके। इनकी स्टंटेड ग्रोथ को रोकने के लिए पुअर न्यूट्रिशन की बजाय इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में दोस्तों ज्यादातर एडोलेसेंट्स को जो डाइट मिलती है वो इनएडिक्वेट है न्यूट्रिएंट्स में। आप देखिए बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स को एनीमिया की प्रॉब्लम है, उनके शरीर में आयरन की कमी है, चूंकि वो गरीब भी हैं, उनके घर में प्रॉब्लम भी है, तो खाने पीने पे ध्यान दिया नहीं जाता है। उसके बाद वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पढ़ी लिखी कम है, आपने जल्दी शादी कर दी, जल्दी प्रेग्नेंट होगी, जल्दी बच्चे हो गए, तो इससे उनके शरीर पे एक एक्स्ट्रा टॉल आता है जिससे वो और कमजोर हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं पास्ट में एडोलेसेंट जो किड्स हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, स्पेशली गर्ल्स का। ओके, इसीलिए भाई एडोलेसेंट गर्ल्स की सेहत पे ध्यान दिया जाए, इसके लिए बहुत अलग अलग तरीके से सरकार लोगों को सेंसिटाइज कर रही है। इसके लिए लिटरेसी और एजुकेशन को फैलाना बहुत जरूरी है। फिर इंप्रूवमेंट के लिए एक पॉलिसी को यहां पे सरकार लेके आई थी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। देखिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को आगाह कराना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि वो कम बच्चे पैदा करेंगे तो वो अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी तरीके से पाल पाएंगे, उनको ज्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दे पाएंगे, वेलफेयर दे पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे। इसके चलते सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया 1952 में। ठीक है, ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का काम क्या था? टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। यानी पेरेंट्स से बताया गया कि भैया भगवान का गिफ्ट समझ के आप बच्चे पैदा ना करो, आप प्लान करिए बच्चे को। आप उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं क्या? उसको अच्छे से पाल सकते हैं, उसको अच्छा खान पान दे सकते हैं, या फिर पैदा होते ही छोड़ दोगे भगवान भरोसे? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी निकल के आ रही है 2000 की, ये सारे ये जो शुरुआत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर बाद में कुछ और प्रोग्राम्स आए, इन सबको कल्मिनेट करके एंड में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी निकल के आया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे बेंचमार्क्स थे जिसको अभी भी सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है और बहुत सारे को पूरा किया भी है। जैसे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में क्या बोला गया कि भैया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करवाइए 14 ईयर्स ऑफ एज तक के चिल्ड्रन को। तो अब देखिए दोस्तों, राइट टू एजुकेशन अब एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को 30 पर 1000 लाइफ बर्थ करिए। यानी एक मां जब किसी एक बच्चे को जन्म देती है तो उस जन्म से लेकर कुछ समय में अगर वो बच्चा मर जाता है तो उसको बोला जाता है मोर्टिलिटी रेट। यहां दो तरीके के मोर्टिलिटी रेट निकलते हैं दोस्तों। एक तो यहां पे लिखा हुआ है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एक होता है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में क्या होता है कि एक बच्चा पैदा हुआ और अपने पैदा होने के 1 साल के अंदर वो मर गया। अब एक बच्चा कितना आगे चलेगा ये बहुत हद तक उसकी मां की हेल्थ पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए एक वुमेन की हेल्थ उसके बच्चे की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालेगी। तो एक बच्चा पैदा हुआ और वो 1 साल के अंदर मर गया, इस बात पे डिपेंड करेगा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो 1 साल में जितने बच्चे पैदा हुए और 1 साल में उसी साल में पैदा हुए बच्चे कितने मर गए 1 साल के कम में, उसको बोला जाएगा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो ऊपर में आप क्या डालोगे? वो बच्चे जो पैदा होने के 1 साल के अंदर में मर गए और उस साल में कितने बच्चे पैदा हुए। दूसरा नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, इसमें क्या है? 1 साल में कितने बच्चे पैदा हुए और जो बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे 28 दिन के अंदर मर गए। ये होता है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो बच्चों के मोर्टिलिटी रेट में 2 हो गए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो इन रेट्स को कम करना है। फिर भैया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन करना है। तो भैया वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, तो पोलियोमाइलिटिस की डिजीज दीजिए आप उसको, डिप्थेरिया की, वूपन कफ की, टिटनेस, इस तरीके की वैक्सीन दी जाती हैं। जो भैया लड़कियों की जल्दी शादी की जाती है उसकी मिनिमम एज फिक्स की गई 18 साल, अभी बोला जा रहा है कि 20 या 21 साल भी किया जा सकता है इस मिनिमम एज को। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाने की बात करी जा रही है। एडोलेसेंट्स पे स्पेशल ध्यान दिया गया है इस एनपीपी 2000 में। इसने आइडेंटिफाई किया कि देखिए ये जो एडोलेसेंट्स है, एक तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का, दूसरा इनका बढ़ना और इनका एक मैच्योर और हेल्दी एडल्ट में बदलना हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस इन्हीं बच्चों को यह बताना है कि भाई अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो प्रॉपर प्रोटेक्शन लीजिए।
ताकि आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज और इन सब तरीके की प्रॉब्लम से बच सकें। फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिससे डिलेड मैरिज और चाइल्ड बेयरिंग के साइड इफेक्ट्स को बताने के लिए गांव गांव में जाके जो भी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने मशीनरी सेटअप करी, उस मशीनरी को डिप्लॉय किया गया कि भाई गांव गांव में जाके आप लोगों को बताइए कि भाई अगर आप जल्दी बच्चा पैदा करते हो और आपके जो घर में जो लेडी है जो बच्चा पैदा कर रही है अगर वो कम एज की है तो उसको क्या क्या नुकसान है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के क्या नुकसान है। अगर आप बड़े होके शादी कर भी रहे हो तो आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर सको। ओके, न्यूट्रिशनल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करनी है। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए लीगल मेजर्स भी लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स है और इसीलिए सबसे पहले तो उनका हेल्दी होना जरूरी है, बाद में उनका वेल एजुकेटेड होना जरूरी है और इससे हमारे देश की ताकत है। यही लोग आगे चल के हमारे देश की ताकत बनेंगे। ये था दोस्तों, ये किताब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी हैं। एडोलेसेंस समझाया है मैंने आपको, एल्यूवियल प्लेन मैंने आपको समझाया है। बेस पॉपुलेशन क्या है? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट द बिगिनिंग ऑफ अ गिवन टाइम पीरियड। भैया देखिए, अगर आप किसी भी चीज का कैलकुलेशन करते हो तो उस चीज का कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक रेफरेंस चुनना पड़ेगा। तो जहां से आप उस कैलकुलेशन को शुरू कर रहे हो उसके लिए जिस ईयर को आप अपना रेफरेंस चुन रहे हो उसको आप बोल सकते हो बेस ईयर। तो अगर आप किसी इलाके के पॉपुलेशन को गिन रहे हो तो बिगिनिंग ऑफ अ गिवन टाइम पे जो पॉपुलेशन थी उसको आप क्या बोलोगे? बेस पॉपुलेशन। बायोम क्या है समझा चुका हूं, बर्थ रेट बता चुका हूं, डिप्रेशन बता चुका हूं, डेथ रेट, ये सब चीजें बता चुका हूं, डिपेंडेंसी रेशियो भी मैं आपको समझा चुका हूं। ओके, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, ये सब मैंने आपको बताया है। फॉल्ट को मैं आगे भी समझाऊंगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? A linear break in rocks of the Earth's crust along which there has been a displacement in horizontal, vertical और oblique direction। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई चट्टाने जो प्लेट टेक्टोनिक्स थी, मैंने हल्का फुल्का आपको प्लेट टेक्टोनिक्स बताया, तो उन प्लेट्स में अगर क्रैक आ गया तो वो ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती हैं, या ऊपर नीचे और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन टेढ़ी मेढ़ी भी और आगे पीछे भी मूव कर जाएंगी तो उसको आप ऑब्लिक बोल सकते हो। तो इसको बोला था फॉल्ट, एक ऐसा टूटना जहां पे उन प्लेट्स का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ऑब्लिक मूवमेंट हो सके। फोल्ड, जियोसिंक्लाइन, इसको मैं आगे फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करूंगा। क्लैशेस के बारे में मैंने पहले बात की है, इन सब चीजों के बारे में मैंने पहले बहुत डिटेल में बात की है दोस्तों। इग्नियस रॉक्स, लेगून, लेक सब समझा रखा है मैंने आपको टोटल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आपको मैंने ना समझाया हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। जितना ज्यादा डिटेल हो सका उतना ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप भी अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। कोरोना से बच के ना और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।